सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी या फिर मर्डर, इसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। परिवार और गर्लफ्रेंड की खींचतान के बाद दो राज्यों की सरकारें भी आमने सामने आ गई और मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई और मुंबई पुलिस की खींचतान लगातार जारी है। सारे पक्षों के हलफनामे दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज अदालत फैसला करेगी कि जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। आखिर कौन करेगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच? एक ऐसा सवाल जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। महाराष्ट्र सरकार जहां सीबीआई जांच का विरोध कर रही है, तो वहीं पटना में दर्ज हुई एफआईआर के बाद बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी या सीबीआई, जिसे लेकर पांचों पक्षों ने अपना जवाब पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हलफनामे में कहा गया कि जांच मुंबई पुलिस जारी रखे। वहीं केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी को जांच का आदेश देने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक केस ट्रांसफर की कोई वजह नहीं। वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया क्योंकि महाराष्ट्र में कोई केस दर्ज नहीं हुआ, ऐसे में मुंबई केस ट्रांसफर का सवाल नहीं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, तो सीबीआई ने मुंबई में केस दर्ज न होने पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि एकल जज की पीठ सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती। वहीं सीबीआई ने बिना केस के मुंबई पुलिस की 56 लोगों की पूछताछ पर सवाल खड़े किए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना अहम होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अहम इसलिए होगा कि अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में हुई और गुनाह दूसरे स्टेट में, तो हर कोई जहां स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है वो कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम चार्जशीट करेंगे, लोकल स्टेट की पुलिस करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एविडेंस हो सकता है और इसका फायदा आरोपी को हो सकता है। उधर बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में सीबीआई को केस ट्रांसफर करने को जायज ठहराया, तो वहीं मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव होने की आशंका जताई। जबकि महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि बिहार सरकार चुनाव के मद्देनजर मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, 60 दिन हो गए, 120 दिन हो गए या 140 दिन हो गए। केंद्र सरकार को लगता है सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जितना इन्वेस्टिगेशन करेंगे कुछ नई बातें सामने आती हैं, और कैमरा के सामने बोलने के लिए हर आदमी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। प्रैक्टिकली जब केस चलता है उसके एविडेंस अलग होते हैं और मीडिया में बोलना वो एक बात अलग होती है। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद केस ट्रांसफर को लेकर रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रिया केस बिहार से मुंबई ले जाना चाहती थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। सुशांत के पिता की ओर से कहा गया कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, मामला सिर्फ पटना में दर्ज किया गया है। वहीं रिया की ओर से दलील दी गई कि ये केस बिहार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पिता ने कहा कि मामला अब सीबीआई के पास है, जबकि रिया ने कहा कि 0 एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसे ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सुशांत के पिता ने कहा कि मुंबई पुलिस भरोसा खो चुकी है, जबकि रिया को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये प्रोसीडिंग सिर्फ ट्रांसफर के बारे में है, ये नहीं कह रहा है कि एफआईआर क्वैश किया जाए। एफआईआर तो क्वैश हो भी नहीं सकता। पिटीशन भी जो चाह रहा है वो सिर्फ चाह रहा है कि ये एफआईआर मुंबई पुलिस के पास चला जाए, इसलिए एफआईआर तो बिल्कुल यही रहेगा। तो हमारा क्लाइंट ने जब सीबीआई के लिए कंसेंट दे दिया और स्टेट ऑफ बिहार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया, और सेंटर ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, तो रियली स्पीकिंग इस केस में कुछ बचा नहीं। आज फैसले की घड़ी का वक्त है। आज सुबह 11 बजे साफ हो जाएगा कि सुशांत की जांच आखिर कौन करेगा, मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई। दिल्ली से संजय शर्मा और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार पर लगातार आरोप लगाती जा रही है, वहीं सुशांत का परिवार उन तमाम आरोपों को बेतुका बता रहा है। परिवार ने मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और इस बीच सुशांत केस को लेकर बॉलीवुड के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए।
We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Keep these complaints to yourself. No one is interested. सुशांत का इंसाफ अभी बाकी है। बाकी है बवाल। अभी और आरोपों की बौछार है। अभी सफाई का दौर जारी है। हर खुलासा सच के करीब ले जाएगा। गवाह बोलेंगे, सच सामने आएगा। सुशांत का सच। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब गवाहों की जान को खतरा है? यह आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने। उनका कहना है कि गवाह अपनी जान को खतरा देख सच बताने से डर रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है, महाराष्ट्र से तरह तरह के की बातें आते रहती है, नए नए अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कहीं न कहीं मुझे डर है। तो एक महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह का जांच होना चाहिए, जो गवाहों को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए, वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि इस चीज का जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। रिया ने इस बीच आज तक को अपने वकील के जरिए एक एक्सक्लूसिव बयान जारी करके अपने आप को बेकसूर बताया और सुशांत की बहन प्रियंका पर संगीन आरोप लगाए। इस लिखित बयान में रिया के वकील ने कहा है, सुशांत के परिवार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। 27 जुलाई तक सुशांत के परिवार की तरफ से कोई आरोप नहीं आया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार का बयान दर्ज किया था। सभी आरोपों से इनकार करती है रिया चक्रवर्ती। रिया के वित्तीय दस्तावेजों से साफ है कि सारे आरोप गलत है। सुशांत के बैंक खाते से एक पैसा भी रिया के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। सुशांत की बहन ने नशे में रिया को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। रिया ने बहन प्रियंका को रूम से निकलने को कहा। रिया ने बाद में सुशांत को इसके बारे में बताया। रिया आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। इस पर जवाब देने परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने। उनका कहना है कि रिया गलत जानकारी देकर सहानुभूति लेने के लिए परिवार को बदनाम कर रही है। इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है, तो अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे। घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे। तो परिवार ने एक बार फिर सुशांत की बहनों के साथ कुछ वीडियो सामने किए, जिसमें वो कभी एयरपोर्ट पर सामान उठाते दिखते हैं तो कभी उनके लिए दरवाजा खोलते। बहनों से मतभेद के तमाम दावों को खारिज कर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 35 साल के प्यार और करीबी पर 1 साल की अशांति भारी पड़ गई। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के बीच अप्रैल के महीने का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट के मुताबिक सुशांत के कई बड़े प्रोजेक्ट पर दिशा उनसे बात कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से ये भी साफ है कि उनके पास कई टीवी कमर्शियल्स के ऑफर आ रहे थे, जिनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आपस में भिड़ रहे हैं। आज नसीरुद्दीन शाह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के लिए सीबीआई जांच की पैरवी करने वाली कंगना रनौत को आधी शिक्षित स्टारलेट कह दिया। Keep these complaints to yourself. No one is interested. And no one is interested in the opinions of some half-educated starlet who decides to take it upon herself to get justice for Sushant. इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करके जवाब दिया। धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड और कामयाबियां जो मेरे साथ के लोगों ने हासिल नहीं किया है, उन सभी को भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के पैमाने पर आंक दिया। मुझे इसकी आदत है, लेकिन क्या मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो आप मेरे बारे में ऐसा बोलते? ये लड़ाई कई स्तर पर कई हिस्सों में लड़ी जा रही है। एक परिवार की सीबीआई जांच की मांग, एक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर। इस बीच अब भी नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिससे साफ होगा कि जांच की जिम्मेदारी
किसकी होगी। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर पिकनिक मनाने गया एक परिवार जिसकी जान पर बनाई। तेज बारिश से नदी में अचानक उफान आने से पूरा परिवार पानी की तेज धार में फंस गया। खैरियत ये रही कि आसपास बैठे लोगों ने समय रहते मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और परिवार को सुरक्षित निकाल लिया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिकनिक मनाते मनाते किस कदर नदी में पानी बढ़ गया अचानक से, परिवार को इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। पकड़ लो उनको। आप भी हट जाओ, यहाँ से उधर चले जाओ, आप भी उधर ही चले जाओ। आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ की मार है। गुजरात से लेकर बिहार तक त्राहिमाम है। गांव के गांव डूबे हुए हैं, रास्तों का कुछ अता पता नहीं, घरों में पानी भर गया है, बाहर पानी है और ऐसे में जाएं तो जाएं कहां। आधे देश में इस वक्त बाढ़ और बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सैलाब में जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। नदियां उफन उफन कर तांडव मचा रही हैं, हदें लांघ रही हैं। न शहर बचे हैं न गांव। गुजरात से लेकर राजस्थान तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, कुल मिलाकर 11 राज्यों में सैलाब ही सैलाब है। आज हम आपको दिखाएंगे कि बाढ़ और बारिश ने जिंदगी पर धावा बोला है। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कहीं गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ रही हैं, तो कहीं भैंसों को ही बहा ले गया है सैलाब। घर, मकान, दुकान नहीं बची अब इनकी कोई दिशा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सैलाब की तेज धार में मकान भी धराशायी हो रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने कतर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि चीन में भी मचा रखा है। आज हम आपको चीन की तबाही भी दिखाएंगे, कैसे चीन में सुनामी सी आ गई और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सबसे भयंकर आफत काल लगा है। ये हैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की तस्वीरें। पूरा शहर इस वक्त पानी में गोते लगा रहा है। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। भयंकर बारिश के चलते अहमदाबाद के बीच से गुजरने वाली साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के 3 गेट खोल दिए गए। मौसम विभाग ने अहमदाबाद के लिए अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात के जूनागढ़ में भी मौसम का कहर टूट रहा है। भादों के महीने की बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया, लेकिन इन सब के बीच लोग जिंदगी से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है। नदियां हदें लांघ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो लहरें सब कुछ उजाड़ देना चाहती हैं। लेकिन कुछ लोगों में इन प्रलयकारी लहरों का जैसे कोई खौफ ही नहीं। हाहाकार के बीच कुछ लोग उफनती नदी में स्टंट कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन लोगों को खतरों के इस खेल में मजा आ रहा है, लेकिन ये मजा कभी भी सजा में बदल सकता है और फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर भी ऐसी हिमाकत, ये सिर्फ मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। हिरण नदी पर बने बांध में जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके चलते बांध के 2 दरवाजे खोल दिए गए और नदी में बाढ़ आने से 7 भैंसें बह गईं। यह हादसा बेरावल के पास भराल गांव में हुआ। एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल जैसे हमने दिया था सूरत में उधर हुआ है, तापी में भी हुआ है एंड कच्छ में भी एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल हुआ है एंड बहुत सारी जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है। हालात वडोदरा के भी बेहद खराब है। यहाँ भी सैलाब तांडव मचा रहा है।
आजवा सरोवर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ खतरे का लेवल 241 फीट है और पानी का स्तर 212 फीट तक पहुँच चुका है। सरोवर पूरे इलाके के लिए अहम है। सरोवर का बढ़ता जल स्तर कभी भी खतरे का सबब बन सकता है। लगातार हो रही बारिश के चलते विश्वामित्र नदी भी खौफ का शोर सुना रही है। थाथर नदी भी उफान पर है। ऐसे में बड़ी मुसीबत किसानों के सामने खड़ी है, क्योंकि बाढ़ खड़ी फसलों को बर्बाद कर देगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में भी 2 महीने से बाढ़ की तबाही है। उत्तर बिहार के कई जिले डूबे हुए हैं। नदियों का पानी कम हुआ, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। ये है यूपी के फर्रुखाबाद की तस्वीरें। यहाँ गंगा नदी में बाढ़ आई हुई है। 2 दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कें लापता हो गई हैं, नावें चल रही हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हर मकान, स्कूलों में पानी भर गया है। गांव वाले दहशत में आ गए हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। फर्रुखाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ ने ऐसी घुसपैठ की है, हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। यहाँ गंगा और रामगंगा दोनों उफान पर है। बाढ़ को लेकर बहुत दिक्कत है। चारों तरफ गांव पानी पानी है। कुछ लोगों के घरों में भी घुस गया पानी इस समय। प्रशासन की तरफ से क्या मदद? प्रशासन से अभी तक कोई मदद ये है कि आज नाव जो गाँव की थी वो सही हो रही है, इसमें पढ़ने के लिए। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ये तस्वीरें दरभंगा की है। यहाँ का प्रसिद्ध भोले बाबा मंदिर पूरी तरह बाढ़ में डूबा है। मंदिर परिसर में घुटनों तक पानी है। मंदिर के गर्भगृह में भी बाढ़ घुसपैठ कर चुकी है, लेकिन सैलाब के बीच भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। लास्ट सोमवारी की रात में भी श्रृंगार पूजा हुआ और उसके बाद बाढ़ का पानी एक हाथ के लगभग में बढ़ गया, जिससे पूरा बाजार से मंदिर का प्रांगण नीचा है और पूरा मैंने बाढ़ का स्तर बढ़ने से मंदिर में चारों तरफ से पानी छूटता है बाढ़ की तरफ से। वही पानी आकर के जम हो गया मंदिर में। समस्तीपुर में बागमती, कोसी और बूढ़ी गंडक में आई प्रलयंकारी बाढ़ से लाखों लोग जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। लोग दाने दाने को मुहताज हो गए हैं। अब समस्तीपुर के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। गोपालगंज में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। यहाँ भी बूढ़ी गंडक कहर बरपा रही है। सड़कों पर भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। तबाही का आलम यह है कि लोग खाने को तरस गए हैं। बिहार में बाढ़ पर राजनीति भी चल रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और नेता इस आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। हमने तो लालू जी भेजे हैं, लालू जी भेजे हैं, बेटा मुझे। हाँ तो वही ना भेजे, अपना लोग देखेला। नीतीश कुमार पर काम कर रहा है। बिहार में नदियां उफन रही हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो पटना समेत राज्य के 28 जिलों में 19 अगस्त को मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के हिंगोली इलाके में लगातार बारिश की वजह से यहां के ज्यादातर बांध भर गए हैं। यहां का सिद्धेश्वर बांध पूरी तरह से भर गया है। डैम के पूरा भरने के बाद बांध के 14 गेट खोलने पड़े और इसके साथ ही बांध के गेट से करीब 60,000 क्यूसेक पानी पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे पूर्णा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश का ही ऐसा नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बिल्कुल वैसा ही हाल है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं, रास्ते बंद हैं और मैदानी इलाकों में हर तरफ बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी आ हुआ है। बांध के 14 गेट खोलने पड़े हैं बारिश की मार और किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है सिद्धेश्वर बांध में। और अब दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से मौसम ने यहां पर करवट ली है। सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तमाम इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। चारों तरफ घने काले बादल छाए हुए हैं।
दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुबह के वक्त पूरे चारों तरफ आसमान में बादल जो है वो छा चुके हैं और इसके साथ साथ तेज बारिश दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर अगर कहा जाए इस वक्त जो है वो हो रही है। साउथ दिल्ली, नई दिल्ली और इस दिल्ली के कई पार्ट्स के अंदर इस वक्त तेज बारिश जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बारिश के चलते अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सुबह का वक्त है और लगातार जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी जो कॉल्स हैं वो अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हल्के हल्के जल भराव जो है वो समस्या भी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है, जिसके कारण सुबह का वक्त है जब लोग घरों से अपने दफ्तरों के लिए निकलेंगे उनको खासी परेशानी का सामना जो है वो करना फिलहाल पड़ सकता है। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। बारामूला में आतंकियों से सोमवार सुबह शुरू हुई मुठभेड़ मंगलवार शाम को जाकर खत्म हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि बारामूला में देश ने 5 जवान खो भी दिए। बारामूला में करीब 30 घंटों से जारी मुठभेड़ का अंत इस धमाके के साथ हुआ। इलाके के चारों ओर से घेरे गए सुरक्षा बलों और बख्तरबंद वाहनों के जद में अचानक एक जोर का विस्फोट हुआ और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। सोमवार को 2 आतंकियों को ढेर कर देने के बाद भी सुरक्षा बलों को शक था कि नाके पर सीआरपीएफ की टीम पर हमला करने वाले आतंकियों की तादाद 3 थी। लिहाजा पूरे इलाके में घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह होते होते बारामूला के क्रीरी इलाके में फिर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी ढूंढ निकाला और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ घंटों में तीसरा आतंकी भी ढेर हो गया। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के कुल 5 जवान भी शहीद हो गए। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। इनमें से 2 आतंकी लश्कर के टॉप कमांडर थे। उस्मान नाम का आतंकी पाकिस्तानी था और लश्कर का तीसरा मोस्ट वांटेड था। आतंकी उस्मान जुलाई में हुए बांदीपुरा हमले का मास्टरमाइंड था। उस्मान के साथ सोपोर का रहने वाला हैदर भी मारा गया। हैदर ने नेताओं और सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किए थे। इसके अलावा हैदर के पास युवाओं को लश्कर में भर्ती करने का भी जिम्मा था। लश्कर की आतंकी करतूतों के लिए फंड जुटाने का काम भी हैदर देखता था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को आतंकियों के पास से AK-47 और 3 पिस्टल मिली हैं। इनके लोकल नेटवर्क के तार भी तलाशे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि भले ही सुरक्षा बलों को भारी नुकसान इस मुठभेड़ में उठाना पड़ा हो, लेकिन लश्कर का प्रमुख कमांडर कश्मीर में मारा गया है और वही जम्मू कश्मीर में बांडीपोरा में बीजेपी नेताओं के हमले में शामिल था। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।